कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मैं उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला है, उसमें गांव पड़ता है एक सपनावत, और मैं पेशे से किसान हूं, खेती करता हूं। 4 एकड़ का मैं किसान हूं और गौ आधारित खेती करता हूं और अपने हाथ से करता हूं। मेरा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ सन 1980 संघ के माध्यम से, और काफ़ी वर्षों तक मैं संघ में मैंने काम किया। उसके माध्यम से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो भारतीय जनता पार्टी में काम किया, भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां रही। लेकिन सौभाग्य से 2012-13 में राजीव दीक्षित जी को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, और राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद सबसे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को रिजाइन किया और मैं पतंजलि गया और भारत स्वाभिमान मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे पहले ही कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने मुझे जिला प्रभारी मुझको बना दिया। 2014 का जो चुनाव था वो हमने भारत स्वाभिमान के माध्यम से मोदी जी को लड़ाया था, और राजीव दीक्षित जी के ही उस पर चिकित्सा, कृषि सब हमने व्यावहारिक रूप से उसको जीवन में अपने में जोड़ा। और 2000 राजीव दीक्षित को सुनने के बाद आज तक कोई भी एलोपैथी की कोई टैबलेट वो मेरे परिवार में नहीं आई है। ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे परिवार ने राजीव दीक्षित जी के माध्यम से ली। लेकिन 2-3 साल हमने भारत स्वाभिमान में काम किया। उसके बाद जब हमने देखा कि ये तो मामला कहीं विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वहां से भी हमने छोड़ दिया और काफ़ी अलग भी राजीव दीक्षित के उसमें 2017 में मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, केवल राजीव दीक्षित जी के विचारों पर, उनका फोटो लगा करके और उनके विचारों पर 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, धौलाना विधानसभा से। लेकिन राजीव दीक्षित जी के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये बड़ी पुण्य भूमि है कि जिस राजीव भाई ने हमको महात्मा गांधी के प्रति जो हमारी सोच थी, जो संघ से हमको मिली, उसको बिल्कुल यू टर्न दे दिया। और राजीव भाई ने प्रमाणों के साथ ये कहा कि पिछले 500 वर्षों में पूरे विश्व में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति दूसरा कोई जन्मा नहीं है पिछले 500 वर्ष। ये राजीव भाई की वजह से फिर हमने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जाना। आज उनकी इस भूमि पर हमको खड़ा होने का और बोलने का सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब बहुत सारी बातें आ रही हैं निकल करके, लेकिन मैं जिस बात के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ वो बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर। क्योंकि अब वर्तमान में मैं केवल जनता सरकार मोर्चे का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से ही मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे साझा करना था, जिन विषय पे चर्चा चल रही है, राजनीति हो या आर्थिक स्थिति हो देश की, जो भी व्यवस्थाएं हैं, पहले हम एक बार ये तो जो राजीव भाई ने कहा, राजीव भाई का एक वाक्य था कि सन 1997 का उनका भाषण था कि हम जो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं भारत की आज़ादी की, वो आज़ादी के 50 साल हैं या गुलामी के 500 साल हैं, ये उन्होंने कहा था। और मैं इसको प्रमाणों के साथ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरे पास आज प्रमाण है इस बात के कि जो राजीव भाई ने कहा था कि भारत की आज़ादी के 50 साल या भारत की गुलामी के 500 साल, ये उन्होंने कहा था। क्योंकि जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से जब हम काम कर रहे हैं तो उसका एक विषय है कर्ज मुक्त भारत। एक हमारा मुद्दा है कि भारत को, पूरे भारत को कर्ज से मुक्त करना। और हमारा एक मानना है प्रमाणों के साथ कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है पूरी तरह फ्रॉड है, और भारत में जो करेंसी चल रही है वो पूरी तरह फ्रॉड है। इस संबंध में एक घनश्याम वर्मा जी की और डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी की संयुक्त रूप से ये उसके लेखक है किताब के, वो किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ये किताब है, उसमें सारे प्रमाण हैं जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी मान रही है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है, वो मान रही है। जो आरटीआई डाली है और रिजर्व बैंक भी मान रहा है कि वो सब पूरा फ्रॉड है। मतलब वो कह नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने आरटीआई के जवाब दिए हैं उसमें वो मान रहे हैं कि पूरी करेंसी ये फ्रॉड है
और पूरा बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है, ये मान रहे हैं, सब कुछ है उस किताब में। अब एक जनता सरकार मोर्चे के अपने कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ वो काम करते हैं, वो थोड़ा लिखत पढ़त का, चूंकि शैक्षिक दृष्टि से मैं ज़्यादा लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह चला नहीं सकता हूँ, तो वो हम कंसल्ट करते हैं, आपस में बातचीत सलाह मशवरा करके लिखत पढ़त करते रहते हैं इसी विषय पर, बैंकिंग सिस्टम पर। तो हमने कुछ पत्र जो है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, और ये रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसको, रिजर्व बैंक से कुछ जानकारियां वो मांगी और कुछ उनके संज्ञान में लाने के लिए हमने पत्राचार किया। तो 2-3 पत्र जब गए उनके पास, तो उसके बाकायदा वहां से हमारे पत्रों की वो रिसीव हुए, वहां उसका जवाब आया। जवाब मतलब ये आया कि आपका पत्र आया जिसको फला विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। ये पत्र जब आदान प्रदान हुआ, लेकिन 3-4 पत्रों के बाद फिर कोई जवाब पत्र आना बंद हो गए। जो हमारे पत्र जा रहे थे उनकी रिप्लाई आनी वो बंद हो गई। लेकिन ये 2023 में, 2022 में पत्राचार हुआ। अब लगभग पिछले 15 दिन से, 15 दिन पहले एक फोन आता है लंदन से। देखना आप, लंदन से फोन आता है और वो पूछते हैं कि आपने, वो अंग्रेजी में बात करते थे, लेकिन क्योंकि नंबर उसी कार्यकर्ता का था उस पर जो आवेदन गए थे, तो उन पर वो फोन आया, तो वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसने कहा कि भाई आप अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी जानता नहीं, नो, मतलब अंग्रेजी में उसने इतना बोल दिया कि आई एम नो इंग्लिश, भाषा ये करके, हिंदी ये बोल दिया। तो फिर दोबारा फोन आया, वो भी अंग्रेजी बोलने वाला था, लेकिन उसने फिर वही रिप्लाई दिया। तो अगले दिन एक फोन आता है लंदन से, और उस पर एक लड़की बोलती है हिंदी में, और उसने पूछा कि आपने कुछ पत्राचार किए हैं, ये पत्राचार में जो विषय आपने उठाया है उसकी जानकारी आपको कहां से मिली? तो उन्होंने कहा कि भाई पत्राचार मैंने किए हैं गवर्नर को, अपने रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसको किए हैं, वित्त मंत्री को किए हैं, और प्रधानमंत्री को किए हैं, अपने राष्ट्रपति को किए हैं, आपका क्या मतलब है इसमें? नहीं नहीं, हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो उसने बार बार यही कहा, भाई आप क्यों पूछ रहे हैं, ये हमारे देश का मामला है, हमारा अपना पर्सनल मामला है, तुम इस बारे में क्यों वो पूछ रहे हो? तो उन्होंने घुमा फिरा कर बार बार वही बात है। तो उसने कहा, उस लड़की ने कहा, देखो मैं भारत से, मैं इंडिया से हूं, मुझको इन्होंने हिंदी में बात करने के लिए हायर किया है, और ये जो पूछना चाह रहे हैं आपका जो है, आप ठीक ठीक बता दें, और आपकी सारी डिटेल इनके पास है, ये जो पूछ रहे हैं सारी डिटेल इनके पास है आपकी। तो जब उससे बातचीत काफी देर हुई, तो उसका मेरे पास फोन आया कि इस तरह बात है, और फोन लंदन से आ रहे हैं। मैंने कहा तो फिर भाई इस बार फोन आए तो मुझको जोड़ लेना उस पर। नहीं ठीक है। वो बोला 5 बजे शाम को कह दिया, 5 बजे हम दोबारा फोन करेंगे। तो 5:30 बजे फिर दोबारा फोन आता है, और वो मुझे जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी बातचीत जब होती है, वो बात कटती है, तो उसका दोबारा फोन मेरे पास आता है कि भाई साहब मैं आपको जोड़ नहीं सकता। मेरा फोन पूरी तरह से, जब बात होती है तो जाम हो जाता है, कोई भी फंक्शन फोन का मेरा काम ही नहीं करता। पूरी स्क्रीन पर कहीं उंगली मार दो, कहीं कोई फंक्शन जो है वो काम नहीं करता, पूरा फोन जो है उनके हाथ में वो चला जाता है। ये तो गंभीर विषय है। तो उस पर हमने अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे अपना चर्चा की, बात की, तो काफी उसने, हमारे कार्यकर्ता ने घुमाने फिराने की कोशिश की, लेकिन ये लगातार 15 दिन, 2 दिन छोड़ करके, 4 दिन छोड़ करके बातचीतें जो है वो लगातार हुई हैं। फिर उस लड़की ने वो भी समझने लगी, मतलब इस मैटर को, बैंकिंग सिस्टम को और रुपए को, उस लड़की ने भी बातचीत करने में उसको समझ लिया, और उसको कुछ हमारे प्रति सहानुभूति हुई। तो उसने अपने जब घर फोन किया, तो घर से, यहां से फोन उसको जुड़वा लिया, और उसने सारी डिटेल जो है उसको बताई कि आपके खिलाफ जो जो रणनीति हो रही है, वो पूरी जानकारी ये कर ली। वो जानकारी ये करना चाहते थे ये अकेला व्यक्ति है या इसके पीछे कोई संगठन है, पूरी जानकारी की।
और लास्ट ये हुआ, मतलब बहुत सारी बातें हैं उसमें, इतना लंबी चर्चा जो है, लास्ट ये हुआ कि उस लड़की ने बताया कि आप कितना ही डिनाई करो, आपका एक संगठन है जनता सरकार मोर्चा, और उस जनता सरकार मोर्चे का कहीं भी इन्होंने पूरी डिटेल निकाली है, कोई वो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, और उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये कार्यक्रम किए हैं बुलंदशहर में आपके यहाँ से, इसमें न्यायालय में, कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, बैंक इसी रुपए पे केस भी डले हुए हैं। वो सारी डिटेल उसने, लड़की ने ये भी बता दिया, तुम्हारी दीवार ऐसी है, पर्दे ऐसे लग रहे हैं, ये सब कुछ मोबाइल से सब कुछ उन्होंने वो ले लिया। अब कल उसका लास्ट फोन आया है कि अब आपका जो मोबाइल है उन्होंने पूरा समझ लिया है कि ये ज़्यादा लोग हैं, और अगर उसने कहा कि अगर आप अकेले होते तो अब तक आपको बीच में कई ऑफर दिए कि अगर आपके जो लोन वगैरह हैं उसको निपटा दिए जाए या आपकी संतुष्टि कर दी जाए तो आप इसको मैटर को बंद कर देंगे यही। बोला इसमें मुझे क्या आपत्ति है, मेरी समस्या खत्म हो जाए। मतलब उसने भी जो है उसको खूब जबरदस्त तो गिलाया। तो कल जो है फोन वो आया कि आपका ट्रैकिंग से फोन हट गया है, अब आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो है पूरा विषय बताऊंगा तो उसमें बहुत वो लगेगा, पूरा जो है ये सिस्टम जो है वो हटा लिया। और उन्होंने आपका जो संगठन है वो ज़्यादा लोग हैं उसमें। तो अब आप ये हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पीछे एक पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया था उस किताब के ऊपर, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उसमें जब उसने पूछी, एक लास्ट में उसने बात की कि क्या ये सरकारों को, मतलब ये सरकारें जो मान रही हैं, रिजर्व बैंक मान रहा है, वो सब इस किताबों में वही है जो वो मान रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं है किताब में, वो मान रहे। फिर भी समाधान नहीं, मैंने समाधान का ऐसा लगता है कि बैंकों का, ये रिजर्व बैंक का और सरकार का, दोनों का मालिक जैसे एक ही हो। और ये जो मैंने प्रसंग रखा है इससे सिद्ध होता है कि सरकार का भी और बैंकिंग सिस्टम का भी, दोनों का मालिक एक ही है, जो भारत से बाहर वो बैठे हैं। और वो पूरा 1857 के बाद की क्रांति के बाद उन्होंने ये जो नौकरी सिस्टम निकाला है यहाँ, कि यहीं के लोगों को तनख्वाह पर रखना, और 1947 में जाते जाते हर विभाग में वो नौकरी सिस्टम दे गए हैं, विभाग उन्हीं के हैं। और 1947 में जाते जाते वो अपने नौकरों को ही तनख्वाह पे, वेतन पे संसद और विधानसभा में बैठाने की व्यवस्था कर गए, जो उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ये विषय आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मालिक देश का अभी भी कौन है। हाँ, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया है कि 128 पेज, मतलब जो पत्राचार किया है वो 128 प्रार्थना पत्र हैं, 128 की 28 पत्रों की पीडीएफ वो लंदन से भेजी है उन्होंने, पीडीएफ। वो 127 जो मेरे पास है, जिन नंबरों से फोन आए हैं, एक बार जिस नंबर से आ गया दोबारा उस नंबर से आया नहीं, हर बार अलग नंबर से फोन आया। और वो पूरी की पूरी जो पत्राचार किए हैं वो पूरी पीडीएफ लंदन से आई है। अब जो प्रधानमंत्री को भेजे वो भी लंदन गई है, राष्ट्रपति को भेजा वो भी लंदन गई है। तो ये जो विषय है ये मुझे आपके बीच में रखना। तो मालिक कौन है जो चर्चा कर रहे हैं, पहले ये तो समझ ले कि विषय कितना गंभीर है, जहां आप लड़ने को जा रहे हैं वो विषय कितना गंभीर है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।